बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा इकरा, बहुत अहम चीज़ है एक, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा भतीजा अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, अब 2 साल का है। मैंने ये नोटिस किया और मुझे लगा कि ये हम सब जो हैं उनको पता भी होना चाहिए, हम सबको इस पर अमल भी करना चाहिए। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो मैं अब ये नोटिस करता हूँ कि वो चीज़ों को छेड़ता है। जब वो चीज़ों को छेड़ता है तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि खतरा लगा रहता है कि कहीं अभी दरवाज़ा ही ना खुल जाए, कहीं दरवाज़ा ना खुल। हर वक्त तो आप उस बच्चे पे इतना फोकस नहीं रख सकते हैं। फिर अगर आप अकेले हैं और बच्चा आपके साथ है तो फिर बड़ी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। इसका हल क्या है? चाइल्ड लॉक। लाजमी तौर पर चाइल्ड लॉक लगाएं। और दरवाज़ों में हमें पता है, अगर नहीं पता आप यूट्यूब पर आसानी से वीडियोस देख सकते हैं कि गाड़ी में चाइल्ड लॉक किस तरह से लगाया जाता है। उससे होता क्या है कि दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है, आप बाहर से खोल सकते हैं। तो कम अज़ कम पिछले दोनों दरवाजे और अगला जो ड्राइवर के साथ वाली सीट वाला दरवाज़ा है, इस पे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो लाजमी तौर पर चाइल्ड लॉक लगा कर रखें। थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, थोड़ी सी मुश्किल तो हमें होगी कि चलें शीशा नीचे करके शायद बाहर से दरवाज़ा खोलना पड़े, लेकिन हम किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। अच्छा हमजा, एक और ये चीज़ तो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तुमने बताई है। एक और मैं चीज़ देखती हूँ अक्सर, मतलब देख रहे होते जो गाड़ी में ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर बच्चे को भी साथ बिठाया होता है। वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है कि आप बच्चे को भी ड्राइविंग सीट में बिठा लें, क्योंकि अगर हम बाहर की लॉस देखें उसमें तो बच्चों को मतलब आगे बिठाना भी मतलब नहीं है ना, पीछे बिठाते हैं और उनके लिए सीट अलग होती है, उस पर सीट पर उन्हें बिठा के तो फिर मतलब उसको किया जाता है। तो आगे तो वैसे वो जो है ना उसके ऊपर आपको फ़ाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट है। इन चीज़ों को थोड़ा करना चाहिए, आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर। अच्छा हमें मैं जो बात कर रहा था चाइल्ड लॉक के हवाले से, हमें लगता है कि यार क्या करेंगे, बाहर जाके खोलना पड़ेगा, इतनी मुश्किल होती है। तो ड्राइवर वाली सीट को रहने दें, बाकियों का लाजमी तौर पर करें। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हमें ऐसे फैसले करने हैं। थोड़ी सी मुश्किल है ना, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि कितनी परेशानी से हम बच सकते हैं। चलें उम्मीद करेंगे कि हम लोग इस पर अमल करें और किसी के साथ कभी कोई हादसा ऐसा पेश ना आए। नाज़रीन, मुल्क भर में 56वां यौम फ़ज़ाइया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है और कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर में तकारीब का इनकाद भी किया जा रहा है, जिनमें अगर बात की जाए एयरफोर्स के शहदा और गाजियों की तो उनको ख़ास तौर पर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। अच्छा, यौम फ़ज़ाइया हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमारे जांबाज दलेर शाहीनों ने दुश्मन के हमले को पसपा करके वतन अजीज़ की आन बान और शान को कायम रखा और आज तक कायम रखे हुए। बिल्कुल, बुज़दिल दुश्मन ने जब मुल्क पर वार किया तो पाक फ़ज़ाइया ने भी उसका भरपूर जवाब दिया। 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फ़ज़ाइया ने पठानकोट, आदमपुर और बुलवाड़ा के जो हवाई अड्डे थे उन पर हमला किया और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए थे। और हम बात करेंगे, हम सब ने मतलब कि हम सब के हीरो हैं। वैसे तो पाक फ़ज़ाइया का, अफ़वाज पाकिस्तान का हर जवान हमारा हीरो है, लेकिन जब एम आलम साहब का जिक्र आता है तो फिर दुश्मन जो है वो भी मानने को जो है मजबूर हो जाता है कि पाक फ़ज़ाइया जैसी फ़ज़ाइया पूरी दुनिया में नहीं है। हम बात करेंगे, हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर ज़ैन बिर इफ्तिखार से। स्क्वाड्रन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमें इस दिन की अहमियत के हवाले से सबसे पहले तो बताइएगा कि इस दिन की अहमियत कितनी ज़्यादा है और उस दिन जिस तरह से हम कहते हैं कि एम आलम साहब की अगर बात की जाए तो 1 मिनट में उन्होंने दुश्मन के 5 से 6 तैयारे जो वो तबाह किए थे, तो उसको कोर्स में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि कितना आप लोग मोटिवेट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू ऑल for calling me and allowing me to represent Pakistan Air Force. It's a great honor to be here amongst you. अगर 6 सितंबर 1965 की बात की जाए तो वो हमारी फ़ौज की और हमारी कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। जिस तरह दुलेरी से और बहादरी के साथ उन्होंने हमारे दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और हमें इस बात का सबक देता है कि आपका दुश्मन आपसे क़ुव्वत में और तादाद में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर जोश जज्बा है, जज्बा ईमान है और अपने मुल्क की खिदमत करने का जज्बा है तो आप किसी भी हद तक जाएंगे और अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ तक सर एम आलम की बात की जाए तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 1 मिनट से कम वक्त में 5 जहाज़ उन्होंने तबाह कर डाले, वो अपने आप में ही एक मिसाल है। उस तरह की एग्जाम्पल सेट करना इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पायलट। नहीं, आप खुद पायलट हैं। चलें हम ना इसको थोड़ा सा, क्या जब आप लोग ट्रेनिंग में होते हैं और अब तो माशाल्लाह आपकी सर्विस तकरीबन 8 साल की इस वक्त है, आप जिस वक्त ट्रेनिंग में होते हैं उस वक्त टारगेट रखते हैं कि यार काश हमें भी मौका मिले,
हम भी इस तरह से जाएं और ये जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम GDP आपस में जिक्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हर किसी का यही एम होता है कि काश अल्लाह हमें भी इस तरह का मौका दे, हमें भी इस तरह की कोई जंग मिले, हमें इस तरह का दुश्मन हमारे सामने आए और हम भी उसका मुँह तोड़ जवाब दें। जिस तरह 27 फरवरी का वाक़या, हाँ जी बेशक, वो भी हम सब के लिए एक बहुत ही जज्बे वाली चीज़ थी। हर पायलट का जज्बा था, हर पायलट चाहता था कि वो उस वक्त जहाज़ में हो, वो उस वक्त कॉकपिट में हो और जाके अपने दुश्मन का मुकाबला करे। ऑब्वियसली हर किसी को उस वक्त मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि हमारा बुज़दिल दुश्मन जितने जहाज़ लेकर आया था वो तो हमने मार गिराए, अगर और लेकर आता तो उनको भी मार गिराने के लिए हम तैयार थे। बेशक बेशक। अच्छा, ये जज्बा किधर से आता है? मतलब कि हम बात करते हैं ऑफिसर से, जब बात कर रहे होते हैं, एक मतलब कि नौजवान होता है, बच्चा होता है, वो नौजवान फिर वो जाता है टेस्ट देने के लिए, फिर वो कैडेट बन जाता है और उसके बाद जब वो कैडेट से ऑफिसर बन रहा होता है, हम देखते हैं कि उसका जज्बा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया होता है। ये मतलब किस तरह से ट्रेनिंग होती है? बेसिकली अगर कोई भी बंदा फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है और स्पेसिफिकली एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, अगर उसके अंदर वो जज्बा है, वो मोटिवेशन है, तभी वो उधर आएगा, क्योंकि इट इज़ अ डिमांडिंग प्रोफेशन, इट डिमांड सेक्रीफाइसेस। अगर आपके अंदर सेक्रीफाइसेस करने की हिम्मत नहीं है, वो जुर्रत नहीं है, तो आप इस प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। देखने में तो आपको फ्लाइंग एक बहुत थ्रिल लगता है, बहुत आपको मोटिवेशन मिलती है, इट फैसिनेट्स यू, बट इट्स अ डिमांडिंग जॉब। अच्छा, अगर हम 1965 की पाक फ़ज़ाई को देखें और आज की पाक फ़ज़ाई को देखें तो कितना ज़्यादा उसमें अब जदीद आप कह लें कि टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया, किस तरह से अब उसने ग्रो किया पाक फ़ज़ाइया ने? अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर आज हम अपने आप को देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स आज कहाँ स्टैंड करती है, तो हम आज जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद वेपनरी, हर चीज़ के साथ लेस हैं। चाहे वो लड़ाका तैयारें हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट तैयारें हों, चाहे वो हमारे UAVs हों या UCAVs हों, हर किस्म का जदीद तैयारा और जदीद हथियार हमारे पास अवेलेबल है, ताकि हम अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अच्छा, 27 फरवरी वाला भी हम आपसे पूछेंगे, पाक फ़ज़ाइया का वो बेहतरीन दिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो हम लोगों ने भी खुद देखा, ऑब्ज़र्व किया, आपने भी देखा, क्या जज्बा था उसमें? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो जज्बा ना बयां होने वाला है, क्योंकि हमारे दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में पीठ पीछे वार किया, और अल्लाह का शुक्र है, बीइंग मुस्लिम्स, हमारे अंदर जो जज्बा ईमान है उसने हमें मोटिवेट किया कि हम दिन दिहाड़े अपनी मर्ज़ी का टारगेट सेलेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी का वक्त तयन करें और अपने दुश्मन का जवाब दें। उस वक्त हम में से हर कोई यही चाहता था कि हम भी फ़िज़ा में हों और अपने दुश्मन का मुकाबला करें। अच्छा, 26 से 27 का जो सफ़र है, 26 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का जो सफ़र पूरी कौम ने किया और पाक फ़ज़ाइया का रोल उसमें बड़ा कलीदी था, तो हम 26 से 27 का सफ़र अगर एक पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर होते हुए, जवान होते हुए कर रहे होते हैं, तो वो कैसा था? मतलब कितना ज़्यादा मतलब कि हम ये कहें कि प्रेशर कितना ज़्यादा था सिचुएशन का, एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि उसके ऊपर जो स्ट्रेटजी थी वो किस तरह से हो रही थी और मुख्तलिफ हम देखें ब्रांचेस किस तरह से काम कर रही थी। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि किसी भी सिचुएशन में आपको फ़ौरन रिएक्ट कर देना सोचे समझे बगैर किसी मसले का हल नहीं होता, उसका सलूशन नहीं होता। इसी तरह 26 फरवरी से 27 फरवरी का टाइम वो एक बहुत मुश्किल टाइम था हम सब के लिए, क्योंकि हम सब चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम रिस्पांस दें। हमारी कौम ये चाह रही थी, मेरे दोस्त मुझे कॉल करके कह रहे थे कि आप लोग अभी तक रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को प्लान करके अपनी मर्ज़ी से लेकर चलनी पड़ती हैं, और उसका नतीजा फिर सबके सामने है। हमने कैसे दिन दिहाड़े अपने दुश्मन को जवाब दिया। बिल्कुल, और अगर आज भी दुश्मन मैली आंख उठाकर देखता है तो आप उसको, जो पाक फ़ज़ाइया है, वो कैसे जवाब देगी, उसको क्या को पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा बुज़दिल दुश्मन जब भी हमारे ऊपर मैली आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार थे, तैयार हैं, और आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास Su-30 तैयार हैं या राफेल तैयार हैं। हमारे पास वो जज्बा ईमान है, वो जज्बा जहाद है, जिसकी मदद से अब हम अपने मुल्क का दिफा हमेशा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा। और यकीनन ये जज्बा ईमानी है, और मतलब ट्रेनिंग तो हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जज्बा जो स्क्वाड्रन लीडर साहब जिक्र कर रहे थे कि ये जज्बा, ये ईमान की ताकत है, ये वो माओं की तरबियत है, जिसकी वजह से अगर हमारा दुश्मन समझता है कि जी मैंने तो रशिया से फ़लान डील कर ली, मैंने तो फ़लाने तैयारे ले लिए हैं, लेकिन हमारा जज्बा वो नहीं ले सकते। और यही वो जज्बा है कि जिसने हमेशा, जब
हमारे दुश्मन ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा है तो पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई सरहदों की हमेशा हिफाजत की और हमेशा करती रहेगी। बिल्कुल। हम अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आलमी वबा की, जिसने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि तकनी का नाच नचा के रखा हुआ है। और वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के बायस पाकिस्तान के 5 शहर हाई अलर्ट हैं, जिनमें अब हम देखें हमारे पास उधर से मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, मर्दान है, पेशावर है और लाहौर भी उसमें शामिल है। एक नई तहकीक के मुताबिक साइनोवैक जो वैक्सीन है उसकी तीसरी डोज कोरोना वायरस की ज़्यादा मुताद्दी किस्म डेल्टा के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ की सतह में जो कमी हो रही होती है उसको रिवर्स कर सकती है, यानी कि हम बूस्टर डोज का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी अगर बूस्टर डोज लग जाती है तो फिर उसमें जो उसकी अफादियत है, जो उसकी मतलब उसके आप कह लें क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो आपकी बढ़ा देती है। और चीन में होने वाली एक रिसर्च में बताया गया है कि साइनोवैक की तीसरी डोज वायरस नकारा बनाने वाली एंटीबॉडीज़ की तादाद में नुमाया हद तक इजाफा कर देती है। दूसरी जानिब अगर बात कीजिए कराची की, तो कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों में 17 साल और उससे ज़ायद उम्र के जो तलबा हैं उनकी वैक्सीनेशन का जो है उन्होंने आगाज़ अब कर दिया। अच्छा, महकमा सेहत की हम बात कर लेना, जिस तरह से हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि 9वीं था 12वीं जमात के बजाय जो है 17 साल और उससे ज़ायद की उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। पहले जो है 9वीं की बात हो रही थी, फिर हम बात कर रहे थे कि 14-15 साल के बच्चे होते हैं, तो NCOC ने अगर गाइडलाइंस दी हैं तो ये फैसला कैसे कर लिया गया, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन ऑल स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध सैयद तारिक शाह साहब भी मौजूद होंगे और ये जो नोटिफिकेशन है 17 साल और ज़ायद उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने के हवाले से, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे और वो किसी भी क्लास में हो उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, आयशा बवानी कॉलेज में वालिदैन की इजाज़त से उन्होंने कहा कि तालिबात को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के वालिदैन को एतमाद में लेकर रजामंदी लेने की भी हिदायत दी गई, लगाई भी गई है। उससे पहले रजामंदी ली भी गई थी। तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तारिक शाह साहब ये बताइएगा, जब बात हो रही थी 9वीं 10वीं के बच्चों का जिक्र हो रहा था तो वो उम्र बन रही थी तकरीबन 14 साल 15 साल के करीब, लेकिन NCOC की गाइडलाइंस जो थी वो थी कि 17 साल के जो बच्चे हैं उनको लगाई जाए। अब ये क्लियर हो गया महकमा सेहत की जानिब से कि किस उम्र के बच्चों को लगाना है, खा वो किसी भी क्लास में हो। जी बिल्कुल। देखें, कल जो है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, तो उसमें यही चीज़ तय की गई। हमारी भी रिजर्वेशन ये थी क्योंकि जो छोटे बच्चों पर अगर हम एकदम आ जाएंगे तो पेरेंट का बहुत बड़ा एक क्राउड था जो कि जिसकी रिजर्वेशन थी कि हम बच्चों को नहीं लगवाएंगे। उस सूरत हाल के अंदर एक बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हो जाता। तो एक अच्छी बात यह है कि अब NCOC की अहकामात के मुताबिक जो है वो 17 साल और उससे ज़ायद के बच्चे जो है उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और ये ज़्यादातर जो एज ग्रुप है ये कॉलेजेस में, हाई स्कूल्स के अंदर या A लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर होता है। तो अब एक 9th-10th जो है वो मेजॉरिटी इससे निकल चुकी है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जहाँ पे 17 ईयर्स के बच्चे होंगे। तो हमने तो यही अहकामात जब हमें मिले थे उसके बाद हमने यही गाइडलाइंस आगे स्कूल्स को दी कि आप तमाम अपने उन स्टूडेंट्स को जो 17 ईयर्स के हैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ वैक्सीनेशन सेंटर में भेजें और उनको वो वैक्सीन लगवा कर वैक्सीनेशन कार्ड जो है कम से कम आप स्कूल में जमा करवा दें, ताकि क्योंकि पेरेंट की भी एक है वो सेटिस्फैक्शन होती है कि हमने अपने सामने लगवाया, हमने अपने बेहतर जो है वो हेल्थ एनवायरनमेंट को देखते हुए उसका इंतखाब किया का, ताकि उनकी एक सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्कूल्स में बुलाकर बच्चों को वैक्सीनेशन लगा देंगे, हाँ कुछ भी ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई हल्का सा साइड इफेक्ट भी हो जाता है तो उसमें जिम्मेदार ऑब्वियसली सामिया होती है। अच्छा शाह साहब, बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने अब कहा है कि वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट जो है वो लिए जाएंगे। क्या ये अहकाम आज निजी स्कूल्स को मिल गए हैं और इस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कोई मुश्किलात तो दरपेश नहीं आ रही है? नहीं, अभी तो क्योंकि आज कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे, अभी परमिशन ली जा रही हैं, तो उस सिनेरियो हम हैं, लेकिन ये ओवर द पैसेज ऑफ पीरियड टाइम इंशाल्लाह ये वाली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर ली जाएगी। और क्योंकि जब हम तालीम की बात करते हैं, बच्चों की कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जा रहा है कि 12 साल से जायद के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, तो हमें भी उसी सिनेरियो पे इवेंचुअली आना पड़ेगा ताकि हम स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी के साथ तालीमी इदारों में बुला सकें। ठीक है तारिक शाह साहब, अगर 17 साल की उम्र की हद हम देख रहे हैं तो हमें ये भी समझ आती है शायद स्कूल्स पर अभी इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे जो 17 साल की उम्र के होंगे। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अभी कोई खास प्रेशर है या नहीं है। और दूसरा, बारी आने वाली है छोटी उम्र के बच्चों के लिए, 14, 15, 16 साल के बच्चों के लिए, तो उसके लिए तैयारी कैसी है?
जी बिल्कुल, देखें जहाँ तक बात आपने की फर्स्ट की, लेकिन उसमें कोई प्रेशर नहीं है। इवन प्रेशर उसमें भी नहीं है कि अगर कोई 17 साल का है और उसका पेरेंट परमिशन नहीं दे रहा तो उस पर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और उसको सिर्फ मोटिवेट किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाएगा। सेकेंडली, जहाँ तक बात है कि ऑब्वियसली इवेंचुअली कहीं न किसी टाइम में इन छोटे बच्चों की भी बारी आएगी, तो हमने अभी से वो अवेयरनेस सेशन का जो है वो प्लान किए हुए हैं कि हम पेरेंट्स को बुला के पेरेंट टीचर मीटिंग में इस हवाले से गाइड किया करेंगे कि आपको अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवानी है। और मैं तो इसमें ये भी कहता हूँ कि पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों के साथ खड़े होकर वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। जब भी कभी ये मौका आएगा, स्कूल पे ये जिम्मेदारी ना डाली जाए, पेरेंट्स एक एनवायरनमेंट बनाया जाए, इसको एज अ फेस्टिवल बनाया जाए कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ और वैक्सीन लगवाएं और फिर घर लेकर जाएं उनको अपने साथ ही। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ये एक्सरसाइज हो सकेगी। लेकिन अगर उसको बाय फोर्स किया गया, इसको अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है वो जो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहा गया कि आप बाय फोर्स करवाएं, तो ये सिर्फ कियोस क्रिएट होगा, मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है तारिक शाह साहब, एक और अहम मसला है जो पेरेंट्स से रिलेटेड है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि कुछ की इनकम कम हुई है, कुछ के रोज़गार चले गए हैं, बिजनेसमैन जो थे, छोटे कारोबार जो कर रहे थे, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये शिकायत आ रही है कि शायद फ़ीस वो नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की। उस हवाले से आप लोगों ने कोई फ़ैसला किया है कि बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कोई आसानी की जाए? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल टू स्कूल इस सिनेरियो को जो है खुद से डील किया जा रहा है कि जो भी पेरेंट है वो अगर कोई परेशानी में है तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन दी जा रहे हैं। लेकिन हमारी भी कोई ना कोई लिमिट्स हैं, उसके आगे ऑब्वियसली हम वो फैसिलिटेशन पेरेंट्स को नहीं दे सकते। इसीलिए हमने बारहा जो है वो गवर्नमेंट से अपील की है कि हमें कोई ग्रांट दी जाए, एड दी जाए, या एजुकेशनल बजट जो पास होते हैं हर साल उसके अंदर कोई शेयरिंग प्राइवेट स्कूल्स को दी जाए, ताकि इन पेरेंट्स की जो वाक़तन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, उन फंड जारी किए जाए प्राइवेट स्कूल्स को, ताकि वो पेरेंट ना फीस दिए बगैर अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें और तालीमी इदारे उनके अखराजात बेयर भी कर सकें। ठीक है तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही थी। ख़ासतौर पे स्कूल में अगर देखा जाए 17 साल के कम ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी से ही पेरेंट्स को बताना शुरू कर दिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए कि जब 16, 15, 14 साल के बच्चों की या उससे कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा तो पेरेंट्स मेंटली जो है तैयार रहें और बच्चों को मोटिवेट भी करें। वो अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से बात कर लें। बहुत ही अहम तरीन दिन गुज़श्ता रोज़ की हम बात करें तो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सरफराज अहमद नहीं हैं, आज़म खान जो हैं वो बतौर विकेट कीपर बैट्समैन आए हैं, लेकिन बतौर विकेट कीपर बैट्समैन तो वो आए हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया जाएगा, ये भी वाजे किया है चीफ सेलेक्टर ने। अच्छा, आसिफ अली और खुशदिल शाह की अगर बात करें तो वो भी T20 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी होगी है। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान और आसिफ अली शामिल है, जबकि आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह और मोहम्मद हफीज़ की अगर बात करें तो वो भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा होंगे। बाकी रिजवान हैं, हसनैन हैं, नवाज़ हैं, शाहीन आफरीदी हैं, शोएब मकसूद हैं, वो भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जो लोग नहीं हैं उनकी बात कर ली जाए, ख़ास तौर पे फ़खर जमान रिजर्व्स में हैं, शर्जील नहीं है और शाहनवाज धानी नहीं है, उस्मान कादर नहीं है, वो लोग हैं जो रिजर्व में हैं। लेकिन शुएब मलिक नहीं है, वहाब रियाज की कुछ बातें हो रही थी, वो भी नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और हमने देखा हैदर अली को, हैदर अली भी हमें रिजर्व्स में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर हुआ क्या, हमारे हेड कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया, बॉलिंग कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया, दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया और हलचल मच गई है। सिचुएशन है क्या, बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ इमरान मौजूद होंगे। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। टीम अनाउंस हुई, ऐसा पहले आपने देखा है कि टीम अनाउंस हुई हो और पूरी मैनेजमेंट कह लें, कोचेस दोनों वो इस्तीफ़ा दे गए हों, ऐसा पहले भी कभी आपने वर्ल्ड कप से पहले देखा? देखिए ये पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो पहली मर्तबा होती हैं और हर जो चीज होती है वो आपको लगता है कि नहीं हो रही है और दुनिया से मुनफरिद हो रही है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया की तमाम टीमें वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी तैयारियां कर चुकी है यकीनन, और अपने अब आखिरी मराहल में है, चीजों को फाइन ट्यूनिंग या उसको की लोक पलक सवार रही होंगी। एंड उसी वक्त में हम अपने कोचेस ढूंढ रहे हैं। तो दुनिया में जो टीमें कामयाबियां हासिल करती हैं या जो एक बिल्कुल ठोस निज़ाम होता है, मजबूत चीजें होती हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं काम करती दुनिया में। ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे वक्त में जब हमने वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के लिए जाना है, हम अपने कोच से महरूम हैं और उन दोनों ने एक ऐसे वक्त में
अपने ओहदों से अलग होने का फैसला किया है, जो किसी भी तौर दुरुस्त वक्त नहीं है। वैसे इमरान, कोई इंटरनेशनल कोच होता तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसे लम्हे में छोड़कर टीम को ना जा रहे होते। दोनों साबिक कप्तान हैं और दोनों छोड़कर चले गए हैं, छोड़कर गए हैं या इनको कहा गया है कि आप लोग छोड़ के चले जाएं? आपके पास क्या खबर है? देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अब तक ये कहा जा रहा है कि रमीज राजा साहब का ये सारी उनकी वजह से हुआ है, लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि ये तब्दीली का मरकज वो नहीं है जो बताया जा रहा है। तब्दीली का मरकज कहीं और है। अच्छा। और ये सारी चीजें वहीं से हिदायत के अहकामात मिले और उसके बाद आगे चली हैं। इसलिए ये सारे का सारा ये कहना है कि रमीज राजा साहब बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक फौरी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ने भी नहीं चाहा होगा। जो आपका सवाल है कि गैर मुल्की कोच होता तो वो क्या इस वक्त जाता। अगर कोई गैर मुल्की कोच होता तो हम उसे ये कहते भी ना कि आप वर्ल्ड कप आपके सर पर है और आप बस अगर एक महीना डेढ़ रहना चाहते हैं तो रहें, वरना अगर अभी चले जाना चाहते हैं तो चले अभी चले जाएं। हमारा भी रवैया अपने लोगों के साथ और बाहर से आए हुए लोगों के साथ जरा मुख्तलिफ होता है। इसलिए ये बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त उन्हें कोई भी हालात होते हैं, किसी भी किस्म के हालात। अच्छा इमरान, अगर बात कीजिए टीम सिलेक्शन की, उसमें अगर देखा जाए तो रिजर्व खिलाड़ियों में हम देखते हैं कि फ़खर जमान को रख दिया। आप समझते हैं कि ये जस्टिफाई था कि उनको रिजर्व खिलाड़ियों में रख दिया फ़खर जमान को? लेकिन जो टीम में नहीं होने चाहिए थे वो टीम में है। जो टीम में होने ही नहीं चाहिए थे वो स्क्वाड में 15 के स्क्वाड में है, ठीक है। और जब वो नहीं होने चाहिए वो लोग हैं, फिर उनसे ये तवक्को तो की जा सकती है। चीफ सेलेक्टर साहब जो हमारे हैं मोहम्मद वसीम साहब, वो रिजर्व में रख सकते हैं। एक ऐसी टीम जिसमें खुशदिल शाह भी एक अच्छे विकेट कीपर, मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर हो सकते हैं, उसमें आपने आजम खान को भी डाल दिया। किस बुनियाद पर आपने आजम खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया है? किस बुनियाद पर आसिफ अली जो कि सीपीएल में मुसलसल नाकाम है उनको आप, और उससे पहले वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से खेलते हुए नाकाम है, आपने उन्हें टीम का हिस्सा बनाया है? किस बुनियाद पर आपने खुशदिल शाह को टीम में रखा? किस बुनियाद पर आपने खुशदिल शाह को टीम में से टीम में दोबारा वापस लाए? कोई एक जो सेंसिबल सिलेक्शन है, समझदारी, जिसमें आपको कुछ समझ नजर आती है, जिसमें कोई आपको हिकमत नजर आती है, जिसमें आपको कोई मनसूबाबंदी नजर आती है, कोई एक तो बताएं। और ये सिलेक्शन क्या बाबर आजम की सिलेक्शन, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद इमाद वसीम, इनकी सिलेक्शन, शादाब खान, इनकी सिलेक्शन कोई मसला था? ये तो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, इन्होंने तो आपके स्क्वाड में आना ही आना है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे थे। जो टीम सेलेक्ट हुई है, बड़े ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं इस टीम के सिलेक्शन के ऊपर कि आपने क्या किया। मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना था, आपने ऐसा नहीं किया कि बाबर को या रिजवान को जो बातें हो रही थी कि शायद मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीचे लाया जाएगा, आपने ओपनर्स उठा के जो है साइड पर कर दिए। बाकी दोनों भी ओपनिंग अब यही कर रहे होंगे और मिडिल ऑर्डर का मसला वहीं पर खड़ा है। अब आपको टीम पता है क्या बनती हुई नजर आ रही है? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तीसरे नंबर पर आएंगे शोएब मकसूद, चौथे नंबर पर आएंगे मोहम्मद हफीज़, पांचवें नंबर पर आएंगे आजम खान, या फिर आ सकते हैं उनके साथ खुशदिल शाह आ सकते हैं। नीचे शादाब। हम बात करें वहाब रियाज की, उनकी जगह हम देखते हैं कि बॉलिंग में वसीम जूनियर का नाम आता है। हालांकि वसीम जूनियर को अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक भी उन्होंने तो सही तरह से नहीं खेला। हाँ, लेकिन उनको ये कह रहे थे कल चीफ सेलेक्टर साहब कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची वालों की बात करेंगे कि उनके दर्द की दवा आखिर करेगा कौन। पीपल्स पार्टी तवक्कुआत पर पूरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही। पीटीआई के दावे जो हैं वो पूरे होते हुए अब नजर नहीं आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 1100 अरब रुपए के एक बड़े मंसूबे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को 1 साल मुकम्मल हो रहा है और इसके बावजूद इस प्लान के तहत जो बनने वाले मंसूबे थे उनका डिज़ाइन अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। अच्छा, अगर बात करें गुज़श्ता साल की तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीखी पैकेज का ऐलान करते हुए कहा था कि कराची के दरीना मसाइल बशमूल पानी, सेवरेज का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट और सॉलिड वेस्ट का जो निज़ाम है उसका, इन तमाम चीज़ों का जो है ना हल निकाला जाएगा। मगर 1 साल होने के बावजूद कोई ऐसा मंसूबा जो है वो शुरू ही नहीं हो सका है। अच्छा, 1 महीना पहले की हम बात कर लेते हैं। कराची के दौरे के दौरान मतलब कि वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन वाबडा ने भी बताया था कि K4 मंसूबे का आत्मी डिज़ाइन ताहाल नहीं बन सका है। उम्मीद है कि अक्टूबर 2021 तक डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन उस मंसूबे पर भी कोई काम शुरू नहीं हो सका है। फिर यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वफाक और अगर सूबाई हुकूमत की बात करें तो वो कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं है, एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
और फिर सबसे बड़ा मसला ये भी है कि क्रेडिट कौन लेगा, उसकी वजह से मसाइल होते हैं। सूबा कहता है आप हमें पैसे दे दें, हम ये मामलात कर लेंगे। वफाक की जानिब से आता है पहले जो आपको पैसे मिले थे उनका आपने क्या कर लिया है, आपको 13 साल हो गए हैं और सूबे की हालत नहीं बदल सकी है। खासतौर पर कराची की बात करें तो लोग परेशानी का शिकार और हैं। सारी सिचुएशन में जो वो पिस रही है वो आवाम पिस रही है, और आवाम जो है वो कहती है कि ट्रांसपोर्ट का शायद मसला हल हो जाएगा या फिर पानी का मसला हल हो जाए, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वहाँ पर आवाम की कराची की वही नहीं हल हो रही, अभी तक ना पूरी हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे खासतौर पे हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साथ मौजूद है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत उम्मीदें हैं कराची के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सिंध हुकूमत पर तो वो बात करते हैं कि 13 साल हो गए, लेकिन वफाक के जो मंसूबे हैं वो उस तरीके से उनकी वो पेस नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें 1100 अरब रुपए के एक बड़े मंसूबे की, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था, वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या हालात हैं उसके? आवाम कोई अब भी उम्मीद रखें उनसे? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मुझे ना बड़ी नाराज़गी होती है आपसे भी, और मुझे हैरत भी होती है कि आप हमें बड़ा ज़रूरी है लोगों को बताना, इन्फॉर्म करना कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो वो है कहाँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में शायद मालूम नहीं है। और उसका रीज़न देखिए ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें इजाज़त नहीं देते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट बजट में अरबों रुपए खर्च करें और लोगों को ये बताएं कि हमने क्या काम करा है। मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो काम हुआ है कि आपके चैनल के थ्रू लोगों को पता चल जाए। देखें, ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है आपके नाज़माबाद के 6 फ्लाईओवर्स बने हैं, 6.4 किलोमीटर्स का आपका नेपियर रोड बना है, 6.3 किलोमीटर्स का आपका जो है नेशनल रोड बना है, मंगोपी रोड आपका आधा बन चुका है, आधा जो है उस पर काम चल रहा है। उसके साथ साथ देखें, कराची के अंदर जब बारिश होती थी तो आपका शहर पूरा डूब जाता था। आपने देखा आज से 4 दिन पहले बारिश हुई और शहर के वो हालात नहीं हुए। उसकी वजह ये कि जो कराची की 4 बड़े नाले थे उनकी सफाई की जिम्मेदारी अप्रॉक्सीमेट 35 अरब रुपए उसका पूरा बजट है, जिसमें उसकी सफाई, उसके एतराफ़ के कोई 35 किलोमीटर के रोड थे जो कि बनने थे वो बन रहे हैं, उसकी दीवारें बड़ी हो रही हैं, उसके अंदर सारा स्लज जो है बाहर निकाला गया है। ये जो है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंदर हुआ है। इसके अलावा इसी प्लान के अंदर आपके 52 फायर ब्रिगेड्स आए, वो कराची पहुंच चुके हैं, आप देख चुके हैं। आपका कराची के अंदर जो है फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि कंटेनर्स आपको बाहर रोड पर नजर नहीं आएंगे और पिपरी और केपीटी के दरमियान अंदर ही ट्रैक बिछ रहा है, वहीं के वहीं सारा कंटेनर्स आपका मूव हो जाएगा। केसीआर आप जानते हैं स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसको और बढ़ाना है, उसके ऊपर और काम चल रहा है। 11 तारीख को प्राइम मिनिस्टर कराची आ रहे हैं और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो आपकी ग्रीन लाइन है, कल रात तक जो है ताइवान के करीब से जो है वो कश्ती गुजर रही थी, जो कि कराची उसने पहुंचना आज से 1 हफ्ते या 10 दिन बाद। इसका मतलब है कि नेक्स्ट मंथ आपकी जो ग्रीन लाइन है वो लॉन्च हो रही है। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूं, जो K4 के बारे में आप बात कर रहे थे कि K4 जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 13 साल में उसके बाद 25 अरब रुपए खर्च किए, 25 अरब रुपए। और 13 साल के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इनके मिनिस्टर ने कहा कि डिजाइन गलत बन गया, वो पैसे सारे जाया हो गए। एनीवेज, वजीर आजम साहब ने बेड़ा उठाया है कि कराची का जो K4 है वो हम मुकम्मल करेंगे। वापडा उस पर काम कर रहे हैं, उसका टाइम जो है वो कंप्लीशन का दिसंबर 2023 है। परसों हमारी मीटिंग हुई असद उमर साहब से और उन्होंने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको अगस्त से पहले जो है अपने टेन्योर पूरे होने से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये बहुत बड़े काम है, ये छोटे काम नहीं है जो कराची के अंदर हुए हैं। और सर, ये काम गुजारिश के साथ ये हमारी जिम्मेदारी कभी भी नहीं थी, ये जिम्मेदारी तो सारी वफाक की थी ना। अब देखें, स्टॉर्म ड्रेन बनाना, उसकी रीसेटलमेंट करना, उसके अतराफ में सड़कें बनाना, उसकी दीवारों को ऊंचा करना, उसके अंदर से कचरा निकालना कभी भी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। ये जिम्मेदारी तमाम जिम्मेदारियां जो थी वफाकी हुकूमत की थी। इसके अलावा अप्रैल 2021 की तो सखर में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तकरीब से खिताब किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उस दौरान सिंध के कम तरक्की याफ्ता 14 अजला के लिए 440 अरब रुपए के पैकेज देने का भी ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान पर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। उसकी क्या वजह, काइंडली वो बता दीजिएगा। देखें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कभी भी ऐसा नहीं होता। वो पिछले दौरों के अंदर वज़ीर आज़म आते थे और गांव देहातों में आके और शहरों में आके बोलते थे लो मैंने इतने अरब दे दिए, इतने करोड़ दे दिए। प्राइम मिनिस्टर को एक पेपर के ऊपर जो है उनकी मिनिस्ट्री पूरी देती है कि ये हमारा प्लान है, इतनी सड़कें बनानी हमने, इतने रास्ते बनाने, इतने तरक्याती काम कराने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको अनाउंस करते हैं। ये तो मैंने आपको बैठे बैठे 1100 अरब रुपए का पूरा हिसाब दे दिया। सो ये पॉसिबल नहीं है कि मुल्क के वज़ीर आज़म एक स्टेटमेंट दे, उस पर काम ना हो। आप ज़रूर ये देखें कि इस सूबे का जो वज़ीर आला है, इस सूबे की जो लीडरशिप है, जिनकी हुकूमत है, उन्होंने अपने 13 साल में क्या किया। आज अगर आपकी ग्रीन लाइन आ रही है तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट के अंदर फेलियर था जब भी आ रही है। आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट K4 बना रही है, इन्होंने शहर के अंदर पानी नहीं दिया जब हम बना रहे। आपको मैं बताऊं
पिछले 1 साल में पीटीआई के एमएनएज ने 9 अरब 90 करोड़ रुपए कराची शहर में खर्च किए हैं। एमएनएज और एमपीएज ने 1 साल में शहर के अंदर जितनी भी इंटरनल स्ट्रीट्स बनी हैं, जो पार्क्स बने, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड बने, इवन स्ट्रीट लाइट्स, कैन यू बिलीव इट कि आपके वजीर आजम जो हैं वो स्ट्रीट लाइट्स, आपके प्ले ग्राउंड्स, आपके पार्क्स कराची के बना रहे हैं। ये काम हमारा नहीं है। इन तमाम कामों के लिए इनको पैसा मिलता है। वो पैसा कहाँ जाता है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब उठाएं, आपको ज़कात के डिपार्टमेंट में भी बेज़ाब्तियाँ मिलेंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये हालात हैं इनके रेगुलरिटीज़ की। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं। हमने तो बहुत काम किए शहर के अंदर। अगर हम ये काम नहीं करते, आप अंदाज़ा लगाएं शहर आज कहाँ खड़ा होता। और मैं आपको बताऊं कि इस साल 2021-22 तक हर एमएनए ने अपने हलके के अंदर 1.25 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स देनी है। 1.25 अरब रुपए की। इस शहर को तो हमने सवार दिया है। जो हालत आज से 3 साल पहले थी, आपको शायद याद हो, आपकी टीवी भी बहुत तनकीद होती थी। ठीक है खुर्रमशद जमान साहब, आपने शुरू में जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म साहब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त नहीं दे रहे होते कि तशहीर ना करो, काम करो बस। वो आपको नहीं लगता कि अगर आप इतना काम कर रहे हैं, आप लोग तशहीर नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों को नहीं बता रहे होंगे, तो इसका क्रेडिट भी मुर्तज़ा वहाब साहब ले जाएंगे। वो भी कहेंगे जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था, हमें उसके बाद देखे चीज़ें कितनी बेहतर हो गई। जी नहीं, आप पता है ठीक कह रहे हैं, हमें इससे बहुत नुकसान हुआ है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बारे में कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन आप यकीन करें साफ इनकार है उनकी तरफ से कि एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करना, ये पैसा ज़ाया होता है। अगर तुमने काम करा है तो लोगों को सहूलत देने के लिए काम करा है, अपनी मार्केटिंग करने के लिए काम नहीं करा है, आप डिलीवर करने यहाँ पर आए। सो ये अब मैं इसको फेलियर नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि एडवर्टाइजमेंट पर अगर आप काम करके पैसा खर्च करोगे तो वो पैसा कौम का, टैक्स पेयर्स का ज़ाया होगा। पिछले दौरों में आप देखते रहे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं आपको कुछ झूठ बोलूँ कि हमने बताया कि हमने नाज़िमाबाद में काम किया है, कराची के अलग अलग शहरों में किया है। एनीवेज मैं आपसे ये बड़ा यकीन से कह सकता हूँ कि हम आगे भी बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं, खाली यहाँ पर काम रुक नहीं किया है। सबसे बड़ी हमारी जो खुशकिस्मती है, हमें जो एक मिनिस्टर मिले असद उमर, बड़े अच्छे मिनिस्टर मिले, क्योंकि वो कराची हैं, कराची आइट हैं, कराची के शहरी हैं, वो कराची की परेशानियों को समझते हैं। अब सिर्फ एक काम रह गया कराची में करना, हमारा कचरा उठाना। आप मुझे बताएं, ये फेयर होगा हमारे साथ कि हम शहर का कचरा भी उठाएं, यहाँ पे स्वीपिंग कराएं, यहाँ के गटर खुलवाएं? इतना काम जो है इस शहर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं कर सकता है। सूबाई हुकूमत को मजबूर करें। खुर्रमशद जमान साहब, आप लोग असेंबली में बैठे हैं, सूबाई हुकूमत को मजबूर करें कि वो कचरा उठाएं। आप उनको मजबूर करने में भी नाकाम हो रहे हैं। कराची वालों ने आपको सबसे ज्यादा मैंडेट दिया था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने असेंबली के अंदर जनरल मोशंस डाले हैं इसके ऊपर, इस पर हमने कॉल अटेंशन हमने डाली है। ये बड़े बेहस लोग हैं, इनके अंदर कोई, मैं समझता हूँ माजरत के साथ मुझे महसूस होता है शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब इतने टाइम में तो इंसान शर्मिंदगी में काम कर लेता है ना। आप जाएँ लाहौर को देखें ना, लाहौर चमक रहा है। मुझे तो इस बात की कभी कभी जेलसी होती है कि मेरा ही सूबा KP आगे जा रहा है, मेरा सूबा पंजाब आगे जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान आगे जा रहा है, KP में टूरिज्म कितना हो रहा है, लेकिन मेरा सिंध पीछे जाते जा रहा है। लिहाजा मैंने तो ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि वज़ीर आज़म साहब इस सूबे के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लग जाना चाहिए। अदरवाइज अगर 2023 तक अगर हम इंतजार करते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर हम 2023 तक इंतजार करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में इतनी तबाही लाएगी कि आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज KP में 100% और पंजाब में 80% लोगों के जेब में 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड है कि वो जहां जाए, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, जाके इलाज कराए। यहाँ का वज़ीर आला कहता है कि हमें सेहत कार्ड की जरूरत नहीं, हमारे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म मिला कि पूरे पाकिस्तान में बेहतर मुतबादिल मौजूद है, तो हम उनके किसी प्लान को अपने प्लान का हिस्सा क्यों बनाए? वो तो सिंध गवर्नमेंट यही अपना मौक़िफ़ रखती है। बहुत शुक्रिया खुर्रमशद जमान साहब, आप पाकिस्तान का हिस्सा बने और बात कर रहे थे कराची के मसाइल के ऊपर। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वफाकी हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने बहुत काम किया है कराची के अंदर, कराची के काम होते जाए, और जो सूबाई हुकूमत है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उसकी है। और अगर हम देखें कलीदी किरदार भी सूबाई हुकूमत का होना चाहिए। 13 साल गुजर गए और अब सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का मामला जो है उस पर भी मसाइल चल रहे हैं। लेकिन 13 साल से अगर देखा जाए तो कराची की जो हालत है, हम वो देखें कि वो उस तरह से नहीं बदल सकी जिस तरह की बदलनी चाहिए थी। एक हुकूमत को अगर वो एक गवर्नमेंट है वो 13 साल से करी तो वहाँ पे लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई। वो बहुत लाजमी था कि वो करते। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, वो दिन अब गए जब हर कोई पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में मारा फिरता था। अब नौजवानों का जो रुझान है वो अपने बिजनेस की जाने बढ़ रहा है। हमजा
बहुत चाहे ज़्यादा। वो इंतहाई छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो, कोरोना वबा की वजह से वैसे ही मुलाजमतें हमने देखा है कि कम हो गई हैं, बिल्कुल। जिसको देखते हुए मुल्क में स्टार्टअप का जो कल्चर है वो फ़रोग पा रहे हैं। हम स्टार्टअप के ऊपर, छोटे बिजनेस के ऊपर, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि नौजवान जब डिग्री लेकर निकलता है तो और उसको नौकरी नहीं मिल रही होती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमने खुदकुशियाँ होती हुई देखी हैं बिल्कुल। कि नौजवान खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि सोचा ये होता है कि जिस दिन हमारी एजुकेशन कंप्लीट होगी, एक बेहतरीन सी ऑफिस जॉब होगी, एसी लगा हुआ होगा, बेहतरीन कुर्सी होगी, अलहदा कैबिन होगा, वो नौकरी हमारे लिए तैयार है। और यही ख्वाब बचपन से हर कोई देखता भी है, देखने चाहिए भी, लेकिन हकाइक से बिल्कुल हट कर ये चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे होते हैं। अब उसका हल है, अब उसका तो वो हल यही बताना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी है। हल ये है बच्चों कि आप स्टार्टअप अच्छे से, अब आपके पास आइडियाज़ हों, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद पाकिस्तानी नौजवानों को अगर देखा जाए तो उन पर बढ़ रहा है हर दिन गुजरते के साथ साथ। और वो पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर की क़यादत करने वाले नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों पर एतमाद का जो है वो भी इजहार कर रहे हैं। और जिस शरह से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान में जिद्दत की एक नई सुबह की उम्मीद है, उसको रोशन कर रहे हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर्स की हम बात कर लें, मेंटोरिंग प्रोग्राम्स की बात कर लें, उन्होंने मुल्क में तख्लीकी मईशत की इस नई लहर को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ तरीके हैं किस तरह से आप कमा सकते हैं। आपको दफ्तरों के, कहा जाए कि जंगल में फिरना नहीं पड़ रहा होता, अपनी डिग्रीज़ को लेके सीवीज़ नहीं भेजने पड़ रहे होते, आप बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको डायरेक्शन चाहिए, आपका फोकस जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। वही हम कोशिश करेंगे जानने की कि नौजवान क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर नवीद इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। नवीद इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नवीद इफ्तिखार साहब, जो हम सारी डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चे नौजवान ये सोचते हैं कि जिस दिन डिग्री कंप्लीट होगी उस दिन आगे बहुत बेहतर फ्यूचर हमारा खड़ा हुआ है, हमने तो बस जाना है और नौकरी, एक जॉब हमारे लिए तैयार है, उधर जाके काम करेंगे और ज़िंदगी संवर जाएगी। ऐसा है नहीं। ये समझना सबसे पहले नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और जो आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि जिद्दत की एक नई सुबह जो है वो तुलू हो रही है पाकिस्तान में। और इसीलिए मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा और उसको मैंने होप फॉर द न्यू डॉन कहा, और उसको उर्दू में मैं कहता हूँ उम्मीद सहर। और उम्मीद सहर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि एक नौजवानों में बहुत तेज़ी से ये रुझान बढ़ रहा है कि वो नौकरियां ढूंढने की बजाय वो अपने कारोबार स्टार्ट करें। वो कारोबार चाहे छोटा सा हो, वो कारोबार किसी बड़े आइडिया से स्टार्ट हो, कारोबार छोटे आइडिया से स्टार्ट हो। तो ये एक लहर जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये बहुत खुशाइंद है। नौजवान जो है वो तेज़ी से बिज़नेस की तरफ बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैंने उसको उम्मीद सहर का नाम दिया है। और जो मेरी अपनी फर्म है एटम कैंप के प्लेटफॉर्म से हमने उम्मीद सहर प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जहाँ नौजवानों को जो कारोबार करना चाहते हैं, एक्चुअली होता क्या है, एक बड़े अरसे तक जो है वो ये समझा गया कि कारोबार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, नंबर 1। कारोबार करने के लिए आप किसी बहुत अमीर माँ बाप के जो है वो बच्चे होने चाहिए। कारोबार करने के लिए आप कोई बॉर्न लीडर या एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। ये सारी मिथ्स जो हैं ये सब गलत साबित हो चुकी हुई हैं। अब जो है ये साबित हो चुका है कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, अगर आपके अंदर आइडियाज़ मौजूद हैं और आप राइट स्किल्स जो है वो सीखने का जज्बा रखें, तो कोई भी कारोबार करने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो हमने नौजवानों को बचपन से, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक वो कॉन्फिडेंस और वो इनकरेजमेंट नहीं दी कि वो सोच सकें, वो क्रिएटिव आइडियाज़ को आगे ला सकें। तो अभी इसीलिए जो ये हमारा भी उम्मीद सहर प्रोग्राम है उसमें यही करने जा रहे हैं कि ऐसे हर नौजवान जो कारोबार करना चाहते हैं या जिन्होंने कारोबार शुरू कर लिया हुआ है, अगर उन्हें हेल्प चाहिए नेटवर्किंग में, अगर उन्हें हेल्प चाहिए जो है वो स्किल सीखने में, तो उसका प्लेटफॉर्म जो है वो मैंने भी स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी नए इमर्ज हो रहे हैं। और जो लास्ट अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है वो पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं वो अब पाकिस्तानी टैलेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दो ये जो ट्रेंड है ये भी बहुत, मैंने इसीलिए उसको कहता हूं कि ये उम्मीदें सहर है। अभी सहर आई भी नहीं है, अभी सुबह तो भी नहीं हुई है। बात कर रहे हैं, इस तरह से प्रोग्राम भी स्टार्ट करें, लेकिन अगर एक आम पाकिस्तानी है वो स्टार्टअप के लिए उसके पास अच्छा आइडिया भी है, तो वो कामयाबी से फंडिंग कैसे हासिल कर सकते हैं? ये थोड़ा मसला है, उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो कैसे हासिल कर सकते हैं। जरा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा।
जी देखें, इसमें 2-3 लेवल के बिजनेसेस हैं। एक तो हम बात जब करते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आइडियाज़ की, और जिसके अंदर पढ़े लिखे नौजवान आते हैं, अगर उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो इग्नाइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक इदारा है जिसने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्ट किए हुए हैं। इसी तरह पाशा एक सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन है जिसने जो है वो ये इंक्यूबेशन स्टार्ट की हुई है। इसी तरह जो है वो I2I है। इस तरह के बेशुमार प्राइवेट जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स अब इमर्ज हो चुके हुए हैं जो नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। स्टार्टअप ग्राइंड पाकिस्तान है जो यहाँ से नौजवानों को सिलिकॉन वैली से कनेक्ट करवा रहा है। असेंबली F प्रोग्राम है। तो ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो अब पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका आइडिया लेके जाते हैं, वो आपको मेंटोर करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं फंडिंग के लिए। लोकल इन्वेस्टर्स वेंचर फंड्स भी बन रहे हैं और इंटरनेशनल भी बन रहे हैं। लेकिन मैं इससे आगे भी जाना चाहूँगा। आपको बहुत छोटा आइडिया है, आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई कॉफ़ी शॉप बनाना चाहते हो, आप कहीं वेजिटेबल का ऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर इतनी बड़ी वेंचर इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। लेकिन मैं अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिला हूं जिन्होंने बहुत छोटे से काम से स्टार्ट किया। अगर उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने एक खाने की जो है वो रेडी लगा ली, रेडी से स्टार्ट किया, वो रेस्टोरेंट बन गया। सच अच्छी मैनेजमेंट की, कस्टमर से अच्छे तरीके से डील किया। फिर इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है कि जो आपका नेटवर्क होता है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। जिस स्किल की आप में कमी है, फाइनेंसेस की आप में कमी है, आप और पार्टनर्स को साथ मिला सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी स्किल होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की, दूसरा ये है कि आपकी कमिटमेंट और पैशन होनी चाहिए। तो अगर इसीलिए आपका अच्छा आइडिया हो, कमिटमेंट हो, पैशन हो और आपका लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट हो। होता क्या है एक्चुअली कि जो बिजनेस में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय वो आप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी स्किल सेट कैसे इंप्रूव करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। और उसी के लिए जब मैं आपसे पहले बता रहा था ये सारे प्रोग्राम्स मैंने और उम्मीद शहर का भी जिक्र किया, वो सारे प्रोग्राम इसीलिए थे कि हम इन सारे नौजवानों को टीच करें, कोच करें, उनको बताएं, सक्सेसफुल स्टोरीज बताएं, ठीक है, और फिर एनकरेज करें। ठीक है नवीद साहब, में होता ये बताइएगा पाकिस्तान में डिस्करेजमेंट बहुत होती है। नवीद साहब ये बताइएगा, डिस्करेजमेंट का भी आप जिक्र कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे वो नौजवान जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो स्टार्टअप्स की जानिब ज़रा आसानी से जा रहे होते हैं। ये हमने चीज़ देखी है कि वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं कर रहे, चलो ये करके देख लेते हैं। लेकिन वो नौजवान जो किसी नौकरी में फंस चुके हुए हैं और उनको माहाना एक इनकम आ रही होती है, सबसे बड़ा मसला उनके लिए होता है स्टार्टअप्स की जानिब आना। वो कहते हैं कि इतने पैसे माहाना आ रहे हैं, हमें तो स्टार्टअप से पहले महीने इतने पैसे आएंगे तो हमारा सर्वाइवल होगा, अदरवाइज तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हमारा तो सिस्टम एक इस तरह का चल रहा है। उनके लिए भी कोई मशवरा दें कि उनकी सोच को किस तरह तब्दील करना है, वो क्या करें कि वो स्टार्टअप भी उस जानिब भी आ जाएं और अपनी नौकरी को खैर बात भी कह दें, उनका किचन भी डिस्टर्ब ना हो। देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की है। एक्चुअली जब ये नौकरी जो है डिस्करेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी होती है। आप स्टेबल जॉब के आदी हो जाते हैं, आपकी फैमिली आपको डिस्करेज करती है, आपके रिश्तेदार डिस्करेज करते हैं। तो मैं ये हर एक को एडवाइस करता हूँ, अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो उसके साथ साइड बिजनेसेस आप कर सकते हैं। देयर आर 2-3 मेन वेज। नंबर 1, आई एनकरेज एवरी पाकिस्तानी कि आपको लर्न करना चाहिए और आपको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें कि आप इमीडिएटली सारा पैसा ना लगाएं, उसको लर्न करके स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, उससे आपकी लर्निंग होएगी। सेकंड ये है कि आपको पार्टनरशिप्स डेवलप करनी चाहिए। स्लोली ये है कि आप खुद अपना काम जो है वो इमीडिएटली जॉब छोड़ के करने की बजाय आप कोई ऐसे नौजवान ढूंढें जिनको आप सरमाया दे सकें और उनको कहें कि आप मेरे सरमाए से पैसे स्टार्ट करो, मैं आपको गाइड करूंगा और उसके नतीजे में आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अभी जो उम्मीद शहर है उसके अंदर भी हमने यही कहा है कि आप कोई भी आइडिया लेके आएं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमसे डिस्कशन करें, हम आपको गाइड करेंगे। और इसी तरह मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं लास्ट आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है, कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2 चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। एक ये है कि मुल्क के अंदर वेंचर फंड को बाहर से पैसे आने में अभी भी बहुत मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरा, मुल्क से स्टेट बैंक पैसे इधर से ले जाना, बाहर से लेके आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वेंचर इंडस्ट्री को प्रमोट करे और उनके लिए रेगुलेशंस आसान करे। जिससे ठीक है जी, आपको पॉइंट्स आ गया। नवीद इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और नौजवानों को इस तरफ माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको पता लगे
कि खुद से छोटा बिजनेस भी हो तो वो बिजनेस होता है, आप काम कर सकते हैं और कल को आप ग्रो भी कर सकते हैं। आपने नुक्ता आगाज़ को ना देखें, नुक्ता अंजाम के बारे में ज़्यादा सोचें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम अब कुछ बात करेंगे जिससे टेंशन हो जाती है, लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। तो सेहत जो है वो इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदगी। अगर इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा और उसके साथ मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेगा तो यकीनन वो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ग़िज़ा भी बहुत अच्छी है, सारे मामलात आपके बड़े अच्छे हैं, आपका लाइफस्टाइल बड़ा ही अच्छा है, तो फिर हम समझते हैं कि शायद किसी ऐसे मर्ज़ में इंसान मुब्तला नहीं होगा। मगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी वाक़े का, किसी हादसे का या फिर वैसे ही कोई सदमा ले लेते हैं या किसी और वजह से हमें टेंशन का सामना करना पड़ता है तो बहुत बुरे असरात हमारे जिस्म पर भी हो रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी पर भी हो रहे होते हैं। और अच्छा, ये मुलाजमत का भी हो सकता है वैसे सदमा ना, इस तरह की कोई अगर टेंशन हो। अच्छा, घर में किसी प्यारे की बीमारी या माली मुश्किलात वगैरह का भी सदमा होता है। और अगर आम तौर पर देखा जाए तो हम टेंशन से निमट कर उस पर काबू पा लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सदमे होते हैं, कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जो कि मतलब जो हम पर से गुजरा होता है और हम उससे निकल नहीं पा रहे होते हैं। मुश्किल हमारे पास टाइम ऊपर आ जाते कई लोगों के ऊपर ना, तो वो उससे बाहर नहीं निकलते होते। वो उसके अंदर जब आप कह लें कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो फिर वो जो है उनको उनकी आप कह लें कि फ़िज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है इसकी वजह से। अच्छा ठीक है, अब मसला ये है कि हमें कैसे पता लगे कि टेंशन नहीं लेनी है, कैसे पता लगे कि अब हम एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं, कैसे पता लगे कि हम डिप्रेशन की हद तक जो है जा चुके हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम तौर पर हमें लग रहा होता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं और फिर अगर किसी शख्स को कहा जाए यार तुम एंग्जाइटी का शिकार हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें डिप्रेशन में तुम मुब्तला हो चुके हो, तो वो आगे से लड़ने को आते हैं क्योंकि हम इसको कोई बीमारी या कोई मसला अपने साथ मानने को तैयार नहीं है। पहली स्टेज तो ये है कि हम मानने को तैयार ही नहीं करते कि कोई बीमारी है भी, और फिर दूसरा ये है कि हमारा बताने का तरीका इतना बुरा होता है, इतना ही वो गलत होता है कि अगले को वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, हमें खुद अंडरस्टैंड कैसे करना है और ऐसी कौन सी मतलब कि चीज़ें हैं, ऐसे कौन से वाक़यात हैं या ऐसी कौन सी हमारे साथ पेश आने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पता लग सके कि शायद हमारे साथ ज़हनी तौर पर अब कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मैरी परवेज़, उनसे रहनुमाई लेंगे इन सारे सवालों के ऊपर। मैरी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैरी, हमें कैसे पता लगे ये एंग्जाइटी है, टेंशन है या डिप्रेशन है, इनमें कोई फ़र्क है चीज़ों के अंदर, पता कैसे लगेगा? अच्छा, ये ना बहुत कॉमन सवाल होता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या डिफरेंस है। लोग कॉमनली क्या करते हैं कि इंटरचेंजेबली ये दोनों टर्म्स यूज़ करते हैं कि किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है वो हम दोनों को साथ में मिला देते हैं कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है। इसका बड़ा सादा सा एक डिफरेंस है। एंजाइटी को अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूँ, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में ना भी जाऊँ, तो एंजाइटी का मतलब है बेचैनी होना, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना, रैपिड ब्रीदिंग होना, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेना। कुछ लोग फिजिट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, आपने देखा सब बैठे में हैं, टांग बहुत ज़्यादा हिल रही है, बहुत ज़्यादा हाथों को हिला रहे हैं, तो दैट्स साइंस ऑफ एंजाइटी। ठीक है। डिप्रेशन ऑन दी अदर हैंड क्या है? डिप्रेशन ये है कि आप लो हो गए, सैड हो गए, ग्लूमी हो गए, उदास हो जाना। डिप्रेशन, उदासी, एंजाइटी, बेचैनी। अगर सिंपल इसको दो डिफ्रेंशिएट किया जाए इन दो टर्म्स को, ठीक है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि ये रूट कॉज इसका क्या बन जाता है, एंजाइटी हमें क्यों होती है और हम कैसे इसको इस्टेब्लिश करें कि एंजाइटी ही है। आप किसी रूम में एंटर करते हैं, आप पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं, आपको हल्की सी अगर नर्वसनेस होती है, आपको सेम अगर लेट्स से रैपिड हार्ट बीट हो रही है, ब्रीदिंग आपकी तेज़ हो रही है, दैट्स नॉर्मल कि आप किसी से पहली दफ़ा मिल रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए अनयूजुअल है, आप उसमें थोड़े से नर्वस हो गए, दैट्स नॉट एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, दैट्स एंजाइटी बट नॉट अ डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर ये है कि आप परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, आप नॉर्मल सिचुएशन में भी बैठे हुए हैं तो तब भी आपकी जो है ना वो जिसको कहते हैं ना कि वो रेस्टलेसनेस जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। दोबारा से वही कि बेचैनी आपकी कंट्रोल नहीं हो रही या आपकी बस से बाहर हो गया कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं। अब आप इंसान क्या करता है कि जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, बॉडी के जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी जैसे कह लें शिवरिंग है, स्वेटिंग है, हार्ट बीट है, ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं।
इंसान की कोशिश ये होती है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव स्टार्ट टू फील अ सर्टन वे, मैं अपने आप को रीज़न देने की कोशिश करूँगी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आपकी शादी है, आप स्टेज पर जा रहे हैं, दो चीज़ें, आप नर्वस भी हैं और आप खुश भी हैं शायद। अगर आप खुश भी हैं, ये पहले पे शायद है, दूसरे पे शायद है, दूसरे पे कि शायद आप खुश हैं शायद नहीं भी हैं, क्योंकि यू नेवर नो। ठीक है, नर्वस आप हर जो भी मामला है नर्वस हैं, तकरीबन 90% लोग। ओके, तो अगर आप जा रहे हैं जी ठीक है, आपने अपने आप को कहा कि जी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने उसको मीनिंग क्या दिया कि मैं नर्वस हूँ, कितने लोग हैं, मैं तैयार हुई हूँ, कैमरा ऑन है, मतलब आई एम नर्वस। क्या दिया हमने आपको? रीज़न दिया अपने आप को। सेम सिचुएशन, आप फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में अब एंटर कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट बीट तेज़ है, रैपिड ब्रीदिंग है, अब आप हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर है, अबू हॉस्पिटल में एडमिट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो नाउ आपकी जो रीज़न है अपने आप को जो देने की, कॉग्निशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि इसको हम 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन कहते हैं, कि हम इंसान जो है वो अपने फिजियोलॉजिकल चेंज को मीनिंग देता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिसके अंदर वो होता है। तो एंजाइटी जो है वो हम आसानी से इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नर्चर साइड ऑफ द डिबेट जो है, जो इन्वायरमेंट और सिचुएशन जो है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर रोल प्ले करती है। ठीक है, अच्छा मेरी अगर हम देखें तो ये मसला जो है बहुत ज़्यादा आम भी हो गया है, जैसे अब कह लें कि आप लोग जैसे जहनी तनाव का जैसे हम नाम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मसला आम हो गया। इसमें हम निकलें कैसे, बाहर कैसे आएगा किसी को मसला हो गया? अच्छा, वो हम ऐसा हो गया ना कि हम वी आर गोइंग टू नाउ जंप टू द कंक्लूजन ऑफ व्हाट द सोल्यूशन इज़। एंजाइटी जैसी जो चीज़ है, हम देखो नॉर्मली मैं जब भी आती हूँ आई से कि ओ गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गो टू अ थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल हेल्प लें, मेडिकेशन लेना, साइकोथेरेपी यूज़ करना, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, ये एक साइड पे चीज़ें। अगर मैं कॉमन पब्लिक नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि डेली लाइफ के अंदर अपनी रूटीन को या उन चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, कि अगर एंजाइटी का शिकार है, अगर वो थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते फॉर व्हाटएवर रीज़न, मेडिकेशन नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, उनके अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। एंजाइटी ऐसी चीज़ है या कोई भी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो है, हर इंसान का एक यूनिक रीज़न हो सकता है। किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी का ट्रॉमा इन जनरल है, लेट्स से डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, किसी का वर्क स्ट्रेस है, लेट्स से कोई फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि आगे मैंने क्या करना है, अनसर्टनिटी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो वी ऑल वर टॉकिंग अबाउट दिस, हर कोई बहुत ज़्यादा एंशियस था कि अब क्या होगा, जो हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, जो अब आने वाला टाइम है उसका मीनिंग है, तो वी ऑल वर वेरी काइंड ऑफ एंशियस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जी अब कॉमनली आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम आपकी रूटीन। ये हम ना चीज़ बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कितना सोते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारी क्या मीडिया डाइट है, ये सारी चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि ये वो चीज़ें हैं जिसके साथ आप अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सही है। देयर इज अ कॉमन सेइंग, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू हैंग आउट विद द मोस्ट, कि जो 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, आप उसका एवरेज एक बन जाती है आपकी पर्सनैलिटी। कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करें, अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को एक प्रायोरिटी बना लें, नॉट बिकॉज ओ मैं ऐसे फिट दिखना चाहता हूँ, बट बिकॉज यू वांट टू फील गुड ऑल्सो, फील फिट ऑल्सो। एंजाइटी की बहुत बड़ी रीज़न एक ये भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हु यूज़ कैफीन अलॉट, सिगरेट्स अलॉट, अल्कोहल का इनटेक, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है। तो इस तरह के कई फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइटी के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। आपने ये आइडेंटिफाई करना है आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। क्या कॉफ़ी मुझे एंशियस करती है, क्या मुझे मेरी अम्मी की डांट एंशियस करती है, क्या मुझे कोई पुरानी बात जो बचपन का कोई ट्रॉमा था वो याद आता है तो उसकी वजह से मैं एंशियस होती हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप का अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो दैट्स व्हेन वी कैन मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन एज़ वेल। बिल्कुल ठीक है। मेरी ये संजीदा मसला कितना है, इसको हम एड्रेस ही नहीं करते हैं। हम कहते कोई नहीं, ज़िंदगी में चल रहा है, सारों के साथ चलता है, चलता रहेगा और कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये संजीदा मसला कितना है? ये इतना संजीदा मसला है कि अगर हम इसको लेट गो कर देते हैं और अगर हम इस पर अटेंशन नहीं देते हैं तो ये कई और मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स का रीज़न बन जाता है। फोबियाज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसके अंदर आप बिला वजह हर चीज़ के लिए एंशियस हैं और अपने आपको पता भी है इरैशनल है कि इसकी कोई वजह नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या है इंसान है, मैं मिल लूँगा क्या हो जाएगा, लेकिन सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके अलावा अगर और थोड़ा सा डिग डाउन करें तो हम अबैंडनमेंट इशूज़ हो जाते हैं। There was a recent case where this person, a little kid now, a child,
उनका केस ये था कि नॉट वेरी ओल्ड, एज इन लाइक अराउंड 10-11 ईयर्स ओल्ड, एंड शी हैड मेजर एनजाइटी। बच्चा है, उसको तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि क्यों एनजाइटी है। अब उसके फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो गए। फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नोजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, आउट ऑफ फोकस हो गए, चलते चलते गिर जाना है। अब लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, मे बी शी इज़ रिटार्डेड, मे बी शी इज़ इसकी डेवलपमेंट स्लो है। अब टर्न्स आउट के क्योंकि एट अ वेरी अर्ली एज पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया, मदर वाज फोर्स्ड टू मूव अवे, एंड सो दिस इज़ वाई बच्चे को अबैंडनमेंट इशूज़ हैं। अबैंडनमेंट इशूज़ क्या हैं? कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, तो हर वक्त एंशियस, अबू कहाँ पर हैं, दादू कहाँ पर हैं, मैं टीचर से अगर मिल के आई हूँ, तो मतलब हर वक्त ये इनसिक्योरिटी के लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो अब नाउ दीज आर इश्यूज जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डैमेज कर देती हैं। और अगर हम लॉन्गर रन में देखें तो ऐसा बंदा जो है अपने काम में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, मेरी बच्ची का आपने जिक्र किया, केस स्टडी आपने हमारे साथ जो है शेयर की। अब बच्चों के अंदर ये आइडेंटिफाई करना वाकई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप लोग बतौर माहिर क्या देखते हैं बच्चों के अंदर कि ये चंद चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को बहुत गौर से देखनी चाहिए? अगर आपका बच्चा ये रेपिटेडली कुछ चीज़ें कर रहा है तो ये मसाइल हैं। अच्छा, रिसर्च ये आपको बताती है कि 3 in 8 चिल्ड्रन, 3 बच्चे 8 में से जो हैं वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको रीजंस बताए पहले, घर के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बच्चा खुद अगर किसी ट्रॉमा से गुजरा है, इमोशनल या फिजिकल। अब इमोशनल के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को ही कुछ कहा जाएगा तो तभी वो ट्रॉमा का शिकार होगा। अगर वो ऑब्जर्व भी कर रहा है ना कोई अब्यूज़, कोई ट्रॉमा, तो दैट्स ऑल्सो क्या कहना चाहिए हमें कि वो पैसिवली या इनडायरेक्टली उसके साथ भी अब्यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप उसको वायलेंस दिखा रहे हैं, आप उसको ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो कि उसको कोई पॉजिटिव ग्रोथ या डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेकर जाएगा। अब बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली यू नो दैट व्हेन योर चाइल्ड इज़ नॉर्मल तो वो कैसा है, और जब वो नॉर्मल नहीं है तो वो कैसा है। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स, इसके अंदर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि आप अपने बच्चे से क्लोज कितना है। टुडे वी अंडरस्टैंड कि ऑल पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग। वो जिस मर्जी क्लास से हैं, पाकिस्तान में भी एक ये ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हर सोशल क्लास के अंदर लोग ये इनकरेज कर रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स जो है वो काम करते हैं। सेट गिवन, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों मिलकर अपना घर चलाना चाह रहे हैं। लेकिन इफ़ इट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अटेंशन ऑफ योर चाइल्ड, कि आप अपने बच्चे को अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये फिर अलार्मिंग है आपके लिए। और इसके अंदर आपका अब आसान तरीका क्या है कि ओके, आपने बच्चा छोड़ा है स्कूल के अंदर, उसका एक फ़िक्स टाइम है, आपका काम का एक फ़िक्स टाइम है। There has to be some quality time that you spend with the child. चाहे वो किचन में उसके साथ सैंडविच बनाना क्यों नहीं है, आपको ये लगेगा कि मैं भी अच्छा मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, बट दैट्स द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू बॉन्ड विद यू। तो वो आप अपॉर्चुनिटी अपने और अपने बच्चों को ज़रूर दें। बिल्कुल ठीक है, मेरी बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और हमें बता रही थी कि एंग्जाइटी इशूज़ जब हो रहे होते हैं तो उनको किस तरीके से हमें देखना है और हल करना है, ख़ास तौर पे और सीरियस भी लेना है। सीरियस तो लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। और बच्चों को जो है पेरेंट्स देखते रहें कि उनका बच्चा क्या हरकतों से नाप कर। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम अब ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल में हाजी अयूब अफरीदी के नाम से एक कला ऐसा भी है जो उस 80 की दहाई में तामीर किया गया था, उसकी सैर भी करवाएंगे। और ये वसी व अरीज़ कला यहाँ आने वालों को दावत नज़ारा दे रहा है कि कले की कितना खूबसूरत है, और लोग आते हैं और इसको देखने के लिए दूर दूर से हम देखते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद आ रही होती है। तो कले की हमें सैर करा रहे हैं शफीक अफरीदी। जिला खैबर की तहसील लंडीकोतल में वाक़े ये खूबसूरत किला हाजी अयूब अफरीदी के नाम से मंसूब है। 100 एकड़ पर मुहित ये किला 40 साल कबल तामीर किया गया, जिससे मुकम्मल होने में 5 साल का अरसा लगा। इस किले को एशिया के सबसे बड़े हुजरे का एजाज भी हासिल है। किला अंदर से जितना सरसब्ज़ व शादाब है, बाहर से भी उतना ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। किले के मेहमान खाने में दुनिया भर से लाई गई नायाब अशिया रखी गई हैं। पहाड़ों के दामन में तामीर किया गया ये किला इलाके की पहचान है। सयाह यहाँ से गुजरते हैं तो किले को देखने जरूर रुकते हैं। शफीक अफरीदी, 92 न्यूज़, लंडी कोतल, जिला खैबर। जी, ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी है और बड़ी बेहतरीन ये रिपोर्ट थी। हम आगे चलेंगे, पाकिस्तान के टैलेंट की बात करेंगे। पाकिस्तान की खूबसूरती के बाद 16 साल पाकिस्तानी तालिबा हैं उस्मा ज़ैनब और माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात और असरात ख़त्म करने की कोशिशों का वो भी हिस्सा हैं। और पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि वो रोशन करने जा रही है। ज़बरदस्त। अच्छा,
अगर हम बात करें उसवा ज़ैनब की, तो इसी माह इटली के शहर मिलान में मुनक़्क़िद होने वाली बैनुल-अक़वामी यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए पाकिस्तान का मंदूब उनको मुंतखब किया गया और ज़ैनब इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 360 शुरका में कम उम्र तरीन नुमाइंदा हैं जिन्हें ये एजाज़ दिया गया है। तो उसवा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उसवा ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? पहले तो हमें ये बताएं। अच्छा, ये हमें बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या आपका फोकस है उसके ऊपर? अब आप जा रही हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, तो क्या पॉइंट्स आपके जहन में हैं? राइट, सो जब मैं अपनी क्लाइमेट एडवोकेसी में लोगों से बात करती हूँ, पाकिस्तानियों से बात करती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मौसमियाती तब्दीली और क्लाइमेट चेंज है क्या। और अगर इस पर सर्च की जाए और डिटेल्स बेशुमार मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का पूरा एक फ्री ट्रेनिंग ऑनलाइन मौजूद है, अगर लोग सर्च करना चाहें तो वो वहाँ से जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर समराइज़ कर दिया जाए तो इसकी बहुत बेसिक सी साइंस है कि सूरज से रोशनी ज़मीन पर आती है, जितनी ज़मीन को तपिश चाहिए होती है वो ले लेती है और बाकी को स्पेस में वापस जाना होता है। लेकिन पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स की वजह से एक ओजोन लेयर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्होंने कवर बना दिया है अर्थ के गिर्द और वो रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती। वो अर्थ के अंदर वो टेम्परेचर रहता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो जाता है और उसके बेतहाशा बेशुमार छोटे और बड़े नुकसानात हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। तो ये तो बेसिक हो गई क्लाइमेट चेंज की। और अक्सर लोग पूछते हैं कि ओ ये इतना बड़ा मसला कैसे है, तो मैं उन्हें बताने की ये कोशिश करती हूँ कि ये डेटा आपको हर जगह मिलेगा, सिर्फ मैं नहीं कह रही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 4.2 मिलियन पीपल एवरी ईयर वो दे डाई बिकॉज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। एंड 10 सालों तक अगर हमने क्लाइमेट चेंज को अभी कंट्रोल ना किया तो 13 करोड़ लोग गुर्बत में चले जाएंगे। मईशत पे कितना असर होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट फूड की किल्लत हो जाएगी हमारे पास। वो ऐसे कि एक फ़र्ज़ करें फील्ड है, फसल है, वो वहाँ उस जगह पे इसीलिए उगती है क्योंकि वहाँ की बारिश, उसका टेम्परेचर और वहाँ के हशातुल अर्ज़ जो पॉलिनेट करते हैं उस फसल को वो वहाँ के लिए सूटेबल है। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वो हशातुल अर्ज़ मर जाएंगे क्योंकि वो टेम्परेचर को अडाप्ट नहीं कर सकते। और बारिशों का पैटर्न चेंज हो जाएगा तो फसलें कम हो जाएंगी। अच्छा, इतनी सी उम्र में मुझे तो ये बातें समझ आ गई हैं, तुम लोगों को ये बातें क्यों समझ नहीं आती हैं? कभी जहन में ख्याल आता है? आई थिंक इग्नोरेंस है और ये सिलेक्टिव और चूज़ की हुई इग्नोरेंस है। हम और तो बहुत चीज़ों के बारे में हर वक्त सर्च करते रहते हैं, गूगल करते रहते हैं, लेकिन इस बारे में रुझान नहीं। और रुझान पैदा होता है मुआशरे में जब आप किसी को बोलता हुआ सुनते हैं इस बारे में, तब रुझान पैदा होता है। अगर कोरोना के बारे में मीडिया इतनी बात ना करता तो किसी को ना पता होता। आई फील कि ये इतना बड़ा मसला है लेकिन इसके बारे में इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस इसीलिए है क्योंकि जिस तरह कोरोना के बारे में ववेला मचा हुआ है हर वक्त इस पर होती है। अगर क्लाइमेट पे भी बात हो तो हर एक को पता हो, हर एक रिसर्च भी करे। इतनी सी उम्र में आप इतना कुछ कैसे आप में आया कि आपके अंदर ऐसे सोचा कि मैंने इसके ऊपर काम करना है? और जिस कॉन्फ्रेंस में आप जा रही हैं स्पेसिफिकली उसका बताइएगा, उसकी मकासद क्या है और इसकी ज़रूरत कितनी है इस टाइम? राइट, सो यूथ फॉर क्लाइमेट, इटालियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल चेंज, उन्होंने ये मुनाकिद कराई है। पिछले कुछ सालों में फील किया जा रहा था कि दुनिया की जो यूथ है उसमें बेतहाशा पोटेंशियल है, उसमें बेतहाशा ऐसे इनकलाबी आइडियाज़ हैं, ऐसी सोच है जिस दुनिया को अच्छे के लिए बदल सकती है। लेकिन ये भी महसूस किया जा रहा था कि मैंने पिछले साल एक आर्टिकल लिखा था यूनाइटेड नेशंस के लिए, उसमें भी मेरा टॉपिक यही था कि जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी यंग लोगों की है, नौजवानों की है, तो फिर एवरेज एज जो एक पार्लियामेंटेरियन की है वो 53 ईयर्स क्यों है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में यूथ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आई रियली कमेंड द इटालियन गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस साल जो COP26 विच इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि ग्लासगो में होगी सारे वर्ल्ड लीडर्स की, तो उनका जो एजेंडा सेट करेंगे एसेंशियली वो यूथ में उसकी बात भी हो, उसके आइडियाज़ भी हों। तो हम इस पूरी दुनिया से 360 लोग सिलेक्ट हुए हैं हर कंट्री से इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि जाके क्लाइमेट चेंज पे बात करें। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी हमें ज़रा शेयर करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? क्योंकि बाकी बच्चे भी पाकिस्तान के जो आपको देख रहे हैं, नौजवान आपको देख रहे हैं,
वो भी चाहेंगे कि वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिवली अपना रोल भी अदा कर सकें। राइट, सो आई विल कम टू दैट। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में हम एसेंशियली वर्ल्ड लीडर्स का एजेंडा तय करें। अब सिलेक्शन कैसे हुई? बैक इन मार्च यूनाइटेड नेशंस के हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये एप्लीकेशन प्रोसेस रिलीज किया था, जिसमें दुनिया का कोई भी शख्स जो कि 15 to 30 ईयर्स का था वो अप्लाई कर सकता था और उनको एसेंशियली ये बताना था कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में और हम बाकी अपने यूथ पीयर्स को कैसे लीड कर रहे हैं। तो इस पे सारी दुनिया से लोगों ने अबाउट 9,000 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 360 लोग सिलेक्ट हुए फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। तो इसकी, जैसे आपने पूछा ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत ये थी कि जहां गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस दे फेल टू लीड एक्शन टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे नौजवान आके लीड करते हैं और उन नौजवानों को जो लीड कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो मेन मकसद यही है कि जो नौजवान लीड कर रहे हैं इस दुनिया को, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए और उनका काम। ठीक है, उसमें ज़ैनब हमें आप ये भी बताएं कि हम कॉन्फ्रेंसेस बहुत देखते हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत हो रही होती हैं, अगर हम मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर देखें तो बहुत हो रही होती हैं, एंड रिजल्ट हमें नज़र नहीं आ रहा होता। आप वो फेलियर क्यों समझती हैं कि एंड रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल पाता? और कॉन्फ्रेंस जब हो रही होती है उसका हासिल असल में क्या होता है? उन्होंने कोई फैसला करना होता है या सिर्फ अवेयरनेस होती है? तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि हम वर्ल्ड लीडर्स को देंगे कि यू कंसिडर दिस ऑल्सो, दिस इज आवर वॉइस। लेकिन जनरली आज तक जितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनका असर हमें इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि ऑफ अ वेरी क्रूशल पॉइंट विच इज टोकनिज्म। टोकनिज्म का मतलब है कि फर्ज करें आप एक डिसएडवांटेज ग्रुप है, कोई भी वुमेन, यूथ, कोई भी है, आप उसको कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं और बस बिठाते हैं और कवर करते हैं कि लुक एट अस, हमने इतनी डाइवर्स कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इतने लोग आए हैं और हमने बस अपनी बात करके उन्हें वापस भेज दिया। दैट इज टोकनिज्म। टोकनिज्म का मतलब है कोई मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, वो बस वहाँ सच एज डमीज बैठे हुए थे और बस उन्हें आपने वापस भेज दिया। तो क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स और परहैप्स जो भी कॉन्फ्रेंस की मैनेजमेंट होती है उसमें तलब ही नहीं होती कि उनकी बात भी सुने, टोकनिज्म की वजह से कॉन्फ्रेंसेस इनफेक्टिव रह जाती हैं। अगर हम इस टोकनिज्म के बजाय मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर देंगे तो हमें रिजल्ट भी मिलेगा। अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा सा अपने बारे में भी तो बताएं कि इतने संजीदा मौज़ूआत पर इतनी छोटी सी उम्र में सारी रिसर्च करती रहती हैं, बात करती रहती हैं, या कुछ और भी शौक हैं, हॉबीज़ क्या हैं, वो भी अपने बारे में तो थोड़ा सा बताएं। राइट, सो सोशल मीडिया एक्टिविज्म एंड क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म बोथ अक्सर मेरा टाइम इसी पे लगता है। इसके अलावा स्टडीज़ भी होती हैं, लेकिन सोशल वर्क भी मैं बहुत मेरा अंदर से दिल करता है कि आई बिकम अ मीनिंगफुल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी एंड आई कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस। तो इसलिए मैं सोशल वर्क भी कर रही हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर में और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, लेकिन स्पेशली इन पाकिस्तान हम जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स हैं उनको डिजिटलाइज करने का ये प्रोग्राम है और हमने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से इसके लिए $3,000 भी सिक्योर किए हैं इन अ ग्रांट। क्या बात है, आप तो बहुत सारे काम करिए उसमें। ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान हिस्सा बनी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। बड़ी तवाना आवाज़ है और पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी भी ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कर रही होंगी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।